ठीक है। मार्केट रिसर्च। मार्केट में क्या होता है? मार्केट इज अ प्लेस वेयर कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स इंटरेक्ट। मतलब जहाँ पे बायर और सेलर्स मीट करते हैं। मतलब जो बायर एंड सेलर है, उनकी रिसर्च करनी है, उनका डेटा गैदर करना है। मार्केट रिसर्च इज द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिसमें आप डेटा को कलेक्ट करते हो रिगार्डिंग टू कस्टमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, और उसको एनालाइज करते हो क्या रेलेवेंट है और क्या रेलेवेंट नहीं है। फिर उसके बेसिस पे आप अपना हाइपोथेसिस या एक स्टेटमेंट बनाते हो जिसके ऊपर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो। अब ये एक मार्केट रिसर्च की सिंपल सी डेफिनेशन है। अब बिजनेसेस दो टाइप के होते हैं। एक बिजनेसेस प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं, और एक बिजनेस मार्केट ओरिएंटेड बिजनेस होता है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस में पता है क्या होता है? पहले वो प्रोडक्ट को बनाते हैं, फिर उसको सेल करने की कोशिश करते हैं। सही है। और मार्केट ओरिएंटेड बिजनेसेस में क्या होता है? तो मार्केट ओरिएंटेड बिजनेस वो बिजनेस होते हैं जो पहले प्रोडक्ट बनाने से पहले उसकी पूरी डिटेल्स मालूम कर लेते हैं कि क्या बनानी चाहिए, क्या बनानी नहीं चाहिए, क्या हमारे कस्टमर को पसंद आएगी, क्या हमारे कस्टमर की इनकम के हिसाब से है। तो वो सारा डेटा आप पहले मार्केट रिसर्च करते हो, फिर उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्रोडक्ट बना लेते हो। और उसके लिए आप प्रोडक्ट, जाहिर है आपके पास कुछ पैसे होते हैं, कुछ बजट होता है, जिसके अकॉर्डिंगली आप उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो। उसके बेसिस पे आप प्रोडक्ट को डेवलप करते हो। आपके पास बजट मार्केटिंग का जीरो है तो आप नई प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? तो ये सवाल आता है। तो मार्केटिंग बजट क्या होता है? एक एलोकेटेड अमाउंट होती है जो आप मार्केटिंग के लिए यूज करते हो या नई प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए उसको एलोकेट करते हो। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? नहीं। ठीक है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस में क्या होता है? पहले प्रोडक्ट बनता है, फिर उसको बेचा जाता है, और उसका यूजुअली फोकस क्या होता है? प्रोडक्ट इटसेल्फ होता है। मतलब स्टीव जॉब्स ने एक दफा कहा था, उसने पता नहीं किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में कहा था कि इफ आवर बिजनेस वाज मार्केट ओरिएंटेड देन आईफोन विल नेवर बी डेवलप्ड, या मतलब नेवर इन्वेंटेड। कि अगर हम मार्केट रिसर्च करके चीजें बनाते तो आईफोन कभी एग्जिस्टेंस में आता ही नहीं, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट उस फोन की या उस टेक्नोलॉजी की कभी थी ही नहीं। तो कुछ सिनेरियोज में आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड रहो, या कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसमें आप मार्केट ओरिएंटेड रहो। डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट क्या बना रहे हो। आप एक कॉमन प्रोजेक्ट प्रोडक्ट बना रहे हो, ऑर्डिनरी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसमें बेटर है कि आप मार्केट रिसर्च कर लो। या अगर आप बिल्कुल यूनिक चीज बना रहे हो, बिल्कुल डिफरेंट है, क्रिएटिव चीज है, तो उसमें आप पहले प्रोडक्ट बनाओ, फिर उसको सेल करने की कोशिश करो। Firms producing electrical goods, digital goods such as refrigerator, computers are examples of product-oriented businesses. अब why is market research important? मार्केट रिसर्च इंपॉर्टेंट क्यों है? मार्केट रिसर्च इसलिए इम्पोर्टेंट होती है ताकि जब हम अपना प्रोडक्ट बनाए ना, तो वो फेल ना हो, वो सक्सेसफुली सेल हो जाए, और हमारी सारी की सारी कॉस्ट कवर हो जाए। यही होती है। और हमारा जो कस्टमर होता है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या उसकी प्रीफरेंस के हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट डेवलप कर लें। अब कस्टमर की प्रीफरेंसेस में क्या क्या आता है? उसके परचेजिंग पावर आ जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटी आ जाती है, उसका लाइक कितना नियरली वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, या उसकी इमेज क्या है उस रिलेट प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो दो तरह के डेटा होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव, और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटेटिव यानी नंबर्स, ऐसा डेटा जो आप न्यूमेरिकल्स या मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में एक्सप्रेस कर सकते हो। और क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जिसको जजमेंट्स, ओपिनियन, सब्जेक्टिव चीज है। सही। क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, या कोई एग्जांपल बताना चाह रहे हो? नहीं, अरे वापस समझा दें, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। देखो, जो भी हम मार्केट रिसर्च करते हैं ना, उसका कुछ डेटा आता है। क्या आता है? उसका डेटा आता है। अब उसका डेटा दो तरीकों का होता है। एक क्वांटिटेटिव होता है और एक क्वालिटेटिव होता है। अब जैसे कि अ, जैसे अभी तुम लोग का जो थ्योरी वाला स्ट्रक्चर पेपर होता है,
वो क्या होता है, उसमें लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं, उसमें अपनी वर्डिंग्स में कुछ ना कुछ लिखना होता है। तो वो डेटा हम नंबर्स में नहीं लिख सकते। सही है। इसीलिए उसको ओपिनियन जजमेंट कहते हैं। क्वांटिटेटिव में एमसीक्यूज आ जाते हैं। 30 एमसीक्यूज थे, 10 यस किए थे और 20 नो, नो को टिक किया था। तो वो तुम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हो, उसको मेजर करना इजी है। जैसे इसने बोला न्यूमेरिकल, परसेंटेज, जजमेंट और ओपिनियन। प्राइमरी मार्केट रिसर्च, इसको हम फील्ड रिसर्च भी कहते हैं। फील्ड रिसर्च क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिसर्च जो कंडक्ट करनी होती है ना, हमें कस्टमर के पास जाके या मार्केट में जाके डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। और ये ओरिजिनल डेटा होता है, और इसको हम फर्स्ट हैंड डेटा भी कहते हैं। तो ये फ्रेश डेटा होता है, जो सिर्फ आपने अपनी रिसर्च के लिए कलेक्ट किया होता है। और ये कस्टमर से होता है, एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कस्टमर से भी हो सकता है। और ये जो रिटेलर्स होते हैं, या जो मार्केट में जहां से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है ना, उसको हम फील्ड रिसर्च कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? क्वेश्चनर्स हो गए, जैसे नहीं इंटरव्यूज वगैरह में एक प्री सेट क्वेश्चनर्स होता है, तो सामने जो बंदा आता है तो उससे वही क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। तो एक मेथड क्वेश्चनर्स है। फोकस ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो एक साथ बैठे होते हैं और उनसे सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरव्यूज होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ऑनलाइन सर्वेज होते हैं। तुमने यूट्यूब एड्स में देखा होगा, गूगल एड्स में देखा होगा, तुमसे सवाल आते रहते हैं अक्सर। कोई वीडियो चल रही होती है, उससे पहले एक ऑनलाइन सर्वे आ जाता है। तो ये सारे फॉर्म्स ऑफ प्राइमरी रिसर्च है। इसका प्रोसेस क्या होता है कि पहले आपको एक अपना पर्पस डिफाइन कर लेना होता है। क्या करना होता है? पर्पस डिफाइन कर लेना होता है कि भाई मैं रिसर्च कर रहा हूँ। क्या मैं नई प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए रिसर्च कर रहा हूँ, या कोई मेरी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कोई मसले आ रहे हैं, या उसके लिए रिसर्च कर रहा हूँ, या मैं किसी इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर रहा हूँ, या उसके लिए रिसर्च कर रहा हूँ। तो रिसर्च या प्राइमरी रिसर्च का पर्पस जो है ना, वो क्लियर कट होना चाहिए। सही। दूसरा स्टेप क्या आता है? पर्पस तो डिफाइन हो गया। अब जो डेटा मैं ढूंढ रहा हूँ, उसका सूटेबल मेथड होना चाहिए। सूटेबल मेथड कैसे? कि मैं कस्टमर से डायरेक्ट पूछूंगा, या इंटरव्यूज करूंगा, या ऑब्जर्वेशंस करूंगा कि कस्टमर को मैं ऑब्जर्व करूंगा, या मैं ऑनलाइन सर्वेस करूंगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो मैं रिसर्च मेथड वो यूज करूंगा, जिससे मेरा जो डेटा आएगा ना, वो ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट होगा और रिलायबल होगा। सूटेबल मार्केट रिसर्च मेथड। पर्पस डिफाइन हो गया, मेथड डिसाइड कर लिया। अब थर्ड चीज आती है साइज ऑफ द सैंपल। कि जो मैं रिसर्च कंडक्ट करने वाला हूँ, वो कितने लोगों में करने वाला हूँ? 10% लोगों में, 20% लोगों में? सैंपल बेसिकली छोटा सा प्रोपोर्शन होता है। जैसे अभी ये 100, ये 1000 ml की वाटर बॉटल है ना, ये 1000 ml की वाटर बॉटल है। अब मुझे वाटर का टेस्ट करवाना है, लेबोरेटरी में टेस्ट करवाना है कि भाई इसमें जर्म्स हैं या नहीं है। तो तुम्हें लगता है कि मैं सारी बोतल लेबोरेटरी में लेके जाऊंगा? नहीं। नहीं, आप एवरेज 3 4 5 6 ले लेंगे ना। तो ये क्या करेगा, तुमसे एक छोटा सा 10 ml ले लेगा, या मैक्सिमम 100 ml ले लेगा। वो बोलेगा सर आप मुझे इतना दे दें, मैं आपको टेस्ट करके बता दूंगा कि ये पानी में क्या फॉल्ट है, क्या चीजें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। या जब भी तुम अपना ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो, तो वो तुम्हारे जिस्म का सारा खून थोड़ी निकालता है। बोला कि एक छोटा सा सिरिंज निकालता है, जिससे वो सारे टेस्ट करता है। तो मार्केट रिसर्च में भी ऐसे ही होता है कि जैसे मेरी टारगेट ऑडियंस है यंगस्टर्स। तो यंगस्टर्स समझो एक पॉपुलेशन का 50% है। तो अब मैं सारे यंगस्टर्स से क्वेश्चन आंसर थोड़ी करूंगा। मैं एक सिलेक्टेड लोग ले लूंगा, 10%, 20%। वो जो 10% और जो 20% होता है ना, वो हमारा सैंपल का साइज होता है। सही है। टारगेट ऑडियंस इज 10,000 पीपल। 10,000 पीपल। अब ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ना, मैं हर 10,000 लोगों से क्वेश्चंस करूंगा, पूछूंगा। तो ये काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए सैंपल साइज को डिसाइड करना और डिफाइन करना बहुत जरूरी है।
इससे आपका टाइम भी सेव होता है, पैसा भी सेव होता है, और आपका रिसर्च का जो डाटा है वो भी जल्दी के कवर हो जाता है। जब ये तीन स्टेप कर लिए ना तुमने, पर्पस डिफाइन कर लिया, मेथड सिलेक्ट कर लिया, सैंपल डिसाइड कर लिया, अब तुम भाई रिसर्च कैरी आउट कर लो। तीसरे स्टेप के बाद आप रिसर्च को कैरी आउट कर लेते हो। अब रिसर्च जब कैरी आउट करते हो तो आपको कुछ डाटा मिलता है। कैरी आउट रिसर्च के बाद क्या होता है, आपको कुछ डाटा मिलता है, फिर आप क्या करते हो, उसको कलेक्ट करते हो या कोलेट करते हो, फिर उसको एनालाइज करते हो। तो जो डाटा मैंने कलेक्ट किया है वो मेरे पर्पस से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। मैच करे या नहीं करे फिर वो आप जो भी होगा रिपोर्ट में बता दोगे। सर ये भी चेक कर देना है कितना रेलेवेंट है। हाँ, वो कोलेट एंड एनालाइज द डेटा, वो उस स्टेप में आ जाता तो उसमें है। आ गया। वैसे हमें पेपर में इतना रिसर्च कैलकुलेट करने वाला ज्यादा आएगा नहीं ना, आता है कभी। बस तुम्हें ये स्टेप्स पता है ना, तो केस स्टडी वगैरह में कभी तुमसे पूछे क्या करना है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, XYZ बिजनेस को कौन सा मेथड चूज करना चाहिए, वो तुम इजीली बता सकते हो। ठीक है। अब सैंपल क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि लार्जर डेटा का एक स्मॉल प्रोपोर्शन होता है। सैंपल इज द स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द लार्जर डेटा। अब यहाँ पे जो इसने पॉपुलेशन बोला है ना, इसको मैं तुम्हें डिफाइन कर देता हूँ, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, टारगेट ऑडियंस। यानी जिस चीज पे आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हो या जिस ऑडियंस पे कर रहे होते हो, तो उसको एज हम रिसर्च में उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन मतलब एक कंप्लीट पीस जिसके ऊपर आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो। तो इसने यही बोला है कि सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट द एंटायर ग्रुप एज अ होल। यानी जो मैं 10%, 20% वाटर या ब्लड ले रहा हूँ, तो वो मेरे पूरे ब्लड को रिप्रेजेंट करेगा। सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट द एंटायर ग्रुप एज अ होल। ये बात समझ में आई? समझ आ गई। When doing research, it is often impractical to survey every member of a particular population because the number of people is simply too large. ये थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था जब हम सैंपल साइज को डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा हर बंदे को अगर आप प्रैक्टिकली पूछोगे, सवाल करोगे, एक तो उसमें आपको रिसर्चर को सैलरी भी देनी पड़ेगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, तो अल्टीमेट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना वो अचीव होना मुश्किल हो जाएगा। किसी सैंपल को सिलेक्ट करने का प्रोसेस उसको क्या बोलते हैं, सैंपलिंग बोलते हैं। सिलेक्टिंग अ सैंपल इज कॉल्ड सैंपलिंग। अब इसकी कुछ टेक्निक्स है। एक होता है रैंडम सैंपलिंग, एक होता है कोटा सैंपलिंग, एक होता है रैंडम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स होते हैं, ये तुम देख सकते हो। रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, जिसे वर्ड रैंडम से ही पता चलता है कि रैंडमली किसी को भी उठा लिया और उसने अपने रिसर्च में इंक्लूड कर दिया। A random sample occurs when people are selected at random, selected at random, और उसमें एक चीज और होती है, इक्वल चांस, इक्वल चांस ऑफ बीइंग पिक्ड, बीइंग सिलेक्ट। हर बंदे के पास इक्वल चांस होता है कि वो रेंडमली सिलेक्ट हो सकता है। जैसे वो नहीं लकी ड्रॉ होती है, तुमने अक्सर देखा होगा क्विज शोज वगैरह में, वो कंप्यूटर पे नाम चलते रहते हैं तो अचानक से एक बंदा सिलेक्ट हो जाता है। कि हर बंदे हाँ। को इक्वल चांस होता है, वो कभी भी रैंडमली सिलेक्ट हो सकता है। और कोटा सैंपलिंग में क्या होता है, पीपल्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, एज, जेंडर, लोकेशन। क्लिफ्टन वाले मेंबर्स कितने रिसर्च में आएंगे, मेल्स कितने होंगे, फीमेल्स कितनी होंगी, उनका एज क्राइटेरिया क्या होगा। क्योंकि जो हम प्रोडक्ट बना रहे होते हैं या जो हम सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं वो इन्हीं बेसिस पे कर रहे होते हैं, एज, जेंडर, लोकेशन। तो कोटा सैंपलिंग में ये सारे
प्रीफरेंसेस या कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है। हाँ, क्वेश्चनर्स एंड ऑनलाइन सर्वेज, इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप्स, यही है। अब क्वेश्चनर्स क्या होता है? अस अ डॉक्यूमेंट, मतलब प्री सेट क्वेश्चनर्स होते हैं। अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स प्री सेट क्वेश्चनर्स। क्या आप एक इंटरव्यू से पहले या एक सर्वे से पहले कुछ पहले से कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं? वो क्वेश्चंस बनाते हैं जो आपके रिसर्च के रेलेवेंट होते हैं। क्वेश्चनर्स आर फॉर्म्ड रेलेवेंट रेलेवेंट टू रिसर्च पर्पस। रिसर्च पर्पस। हम फजूल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। आपकी उम्र कितनी है, आपके बच्चे कितने हैं, आपकी शादी हो गई, ये सवाल नहीं पूछने, समझ रहे हो? जो आपके मार्केट का रिसर्च का जो पर्पस है ना, आपको उसके इर्द गिर्द रह के ही सवाल पूछने हैं। और सवाल इतने सिंपल होने चाहिए कि सामने वाला बंदा बुरा ना फील करे, ना उसको शर्मिंदगी महसूस हो। इस तरीके के क्वेश्चन वो इजीली और फ्रीक्वेंटली आपको सही डेटा और सही आंसर कर दे। ये बात समझ में आती है? हाँ। अब जब क्वेश्चनर बन गया ना, तो अब आप इसको ऑनलाइन सर्वे में भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप इंटरव्यू में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो, आप उसको फोकस ग्रुप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। जितनी भी ये रिसर्च होती है ना, प्राइमरी क्वेश्चनर्स उनका एक ही होता है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं। अब जैसे इसने लिखा है कि क्वेश्चनर्स कैन बी डन फेस टू फेस, टेलीफोन, पोस्ट एड्रेस करवा सकते हो और इंटरनेट पे भी पूछ सकते हो। अब देखो, डिजिटलाइजेशन हो रही है, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाओ, फेसबुक पे ऐड चलाओ, तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक मैकेनिज्म होता है। आपकी जो टारगेट ऑडियंस होती है, आप उसमें उस फिल्टर्स में डाल दो, तो वो जो आपकी एड या जो सर्वे होती है ना, उन्हीं लोगों को दिखाता है। ऐसा ही है। हाँ। ऑनलाइन सर्विस कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड वेयर बाय रिसर्च विद ईमेल। ईमेल्स पे भी होता है। वेबसाइट, फिल आउट क्वेश्चनर्स, क्वेश्चनर्स फिल करो, हम आपको गिफ्ट देंगे, हम आपको कूपन कोड देंगे। तो अट्रैक्ट करने के लिए काफी चीजें होती हैं। और क्वेश्चंस जैसे मैंने तुम्हें बताया, क्लियर होने चाहिए, इजी होने चाहिए, अनबायस्ड होने चाहिए, ताकि वो जो तुम्हें आंसर दें वो तुम्हारी रिसर्च के लिए रिलायबल और सही हो। सही है। और तुम्हें अगर देखना है कि क्वेश्चंस कैसे बनाने चाहिए, यूट्यूब पे वीडियोस देख लो या आप गूगल पे लिख लो। तो इससे लाइक तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि रिसर्च रिसर्च होती है। चाहे तुम्हें किसी प्रोजेक्ट के बारे में करनी हो, किसी प्रोडक्ट के बारे में करनी हो, किसी बिजनेस के बारे में करनी हो, रिसर्च के मेथड सेम होते हैं। अब प्राइमरी मेथड का फायदा क्या है? डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ऐसा ही है। लोगों के ओपिनियन पता चल जाते हैं प्रोडक्ट के बारे में, हमारी प्रोडक्ट को किस तरीके से वो परसीव करते हैं, उनके ओपिनियन क्या है। और ऑनलाइन सर्वेज चीपर होती हैं। और जो डेटा होता है ना, उसको मर्ज करना और एनालाइज करना इजी इजी होता है, क्योंकि वो टेक बेस्ड होता है ना। तुमने गूगल फॉर्म बनाया, उस पे सारे आंसर्स आ गए और गूगल फॉर्म ने तुम्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर दिया, जिस फॉर्म में तुम चाहते हो रिप्रेजेंट करना, उस फॉर्म में तुम्हें इजीली प्रिपेयर भी करके दे दिया। टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग है। और कैन बी लिंक टू प्राइस ड्रॉज एंड प्राइस ड्रॉ वेबसाइट टू इनकरेज कस्टमर टू फिल आउट। मतलब जो ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं, कूपन्स मिलते हैं, आप वहां पे भी लगा सकते हो कि आप ये फॉर्म फिल करो, हम आपको गिफ्ट देंगे। लेकिन नुकसान क्या है इसका? मिस इफ क्वेश्चंस आर नॉट क्लियर, तो इंटरव्यूअर है या जो सामने वाला बंदा है आपको गलत जवाब दे सकता है। तो फिर वो जो जवाब देगा वो आपके लिए अनरिलायबल होगा और आपकी रिसर्च में यूजफुल नहीं होगा। और जाहिर है, प्राइमरी रिसर्च एज कंपेयर टू सेकेंडरी रिसर्च टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, और उस डेटा को एनालाइज करना काफी एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी रिसर्च फर्स्ट हैंड डेटा होता है। तो फर्स्ट हैंड डेटा के लिए आपको स्पेशलिस्ट लोग हायर करने पड़ते हैं, उनको सैलरीज देनी पड़ती हैं, उनका खाना पीना सब आपको देखना पड़ता है। तो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और
एक्सपेंसिव भी होता है। इंटरव्यूज में क्या होता है, रेडीमेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपको इंटरव्यू करने होते हैं। अगर सामने वाले बंदे को क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो इंटरव्यूअर वाला बंदा उसको समझा सकता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज उसको समझा सकता है। अगर इंटरव्यूअर आंसर सही नहीं दे रहा, इंटरव्यू जिससे हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अगर वो आंसर सही नहीं दे रहा, तो इंटरव्यूअर उसको मैन्युपुलेट करके उससे फॉलो अप क्वेश्चंस करके उससे हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है ना वो निकाल सकता है। और इंटरव्यूज में यूजुअली क्वालिटेटिव डेटा मिलता है। क्वालिटेटिव डेटा होता है, आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकते हो, उनके माइंड्स देख सकते हो, उनकी इमोशंस देख सकते हो, तो आपको एक कन्विक्शन के साथ डेटा मिल जाता है, ज्यादा रिलायबल एंड एक्यूरेट होने के चांसेस होते हैं। बट जब भी आप रिसर्च करते हो ना उसमें चांसेस ऑफ एरर्स होते हैं। कभी भी आपकी रिसर्च 100% एक्यूरेट नहीं होती। डिसएडवांटेजेस में क्या आता है कि इंटरव्यूअर बायस भी हो सकता है। इंटरव्यूअर बायस क्या होता है कि आप सामने वाले बंदे को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या करते हैं, सामने वाले बंदे को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस इन द सेंस कि अब जैसे तुम्हारा इंटरव्यू अगर मैं ले रहा हूँ, अगर तुम्हारा टीचर तुमसे नॉर्मल क्लास में सवाल कर रहा है तो तुम सिंपल जवाब दे दोगे। अब सोचो तुम्हारे सामने बिल गेट्स आ जाए और बिल गेट्स तुमसे यही सवाल करने लग जाए, तुम मुझे बताओ क्या तुम सही आंसर दो, जो आंसर्स तुम मुझे दे रहे थे क्या तुम बिल गेट्स को भी वही आंसर दोगे? नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? उसकी पर्सनालिटी से तुम बायस हो जाओगे, इंस्पायर हो जाओगे, इतना बड़ा आदमी मेरे से ऐसे सवाल पूछ रहा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा। या अगर उसने कोई ऐसी अट्रैक्टिव चीज पहनी है, गाड़ी पहनी है, तो तुम्हारे माइंड में वो चीजें चल रही होंगी, तो तुम चाह रहे होगे कि उस बंदे के तुम गुड बुक्स में आ जाओ। गुड बुक्स में आने के लिए तुम क्या करोगे, बाइस्ड रॉन्ग रिप्लाईज दोगे ताकि वो तुमसे खुश हो जाए। तो एक्चुअल में फिर जो आपका रिसर्च का जो पर्पस होता है ना वो अचीव नहीं हो पाता, उल्टा रॉन्ग डेटा आ जाता है आपके पास। फोकस ग्रुप में क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है जो एक साथ बैठ के आपको बता रहे होते हैं, अपना फीडबैक दे रहे होते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टारगेट मार्केट, ग्रुप ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड ऑफ द टारगेट मार्केट एग्री टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और जनरल स्पेंडिंग पैटर्न्स। तो अभी मैं तुमसे जैसे पूछूं कि भारान भाई मुझे ये बताओ कि रमजान में तुम ज्यादातर क्या खाते हो, क्या पीते हो, कहाँ पे अपनी स्पेंडिंग करते हो? तो लाइक जनरली जो ग्रुप ऑफ पीपल में ये होगा ना कि अगर वो मुस्लिम्स हैं तो वो बोलेंगे हम इफ्तार करते हैं, हम इस ब्रांड की खजूर खाते हैं या इस रूह अफ़ज़ा पीते हैं। तो मतलब वो अपने ओपिनियंस बताते रहेंगे, क्योंकि हमारी टारगेट मार्केट वही है। रमजान में लोग ज्यादा क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो हर बंदा मुझे इंफॉर्मेशन बताता रहेगा, तो मेरे लिए वो भी वैलिड होगा। दे प्रोवाइड दे कैन प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंज्यूमर्स ओपिनियन, पर टाइम कंज्यूमिंग होता है। हर बंदे से अलग अलग जाके पूछूंगा या ग्रुप में ही बैठे होंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ना, और एक्सपेंसिव भी होगा। तुमने एक ओपिनियन दिया, आगे वाले 10 लोगों ने वही सुन लिया, तो हर बंदा तुमसे एग्री करता रहेगा, लेकिन अपना ओपिनियन या अपनी क्रिएटिविटी वो उसमें नहीं डालेगा। सही है। अब आते हैं ऑब्जर्वेशंस पे। ऑब्जर्वेशंस वर्ड से ही पता लग रहा है कि आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, चीजों को देख रहे हो। सही है। अब जैसे एग्जाम्स होते हैं, एग्जामिनेशन हॉल होता है, तो वहां पे इन्विजिलेटर क्या कर रहा होता है, ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है, स्टूडेंट्स की ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है कि कौन लड़का या लड़की अच्छे से पेपर कर रहा है, कौन लड़का या लड़की कोई चीटिंग कर रहा है, या उसको जरा सा भी शक होता है तो वो अपने पास नोट कर लेता है या आपको क्वेश्चन कर लेता है। और ऑब्जर्वेशन दो टाइप की होती है।
एक नॉन ऑब्जर्वेशन होती है और एक अननोन ऑब्जर्वेशन होती है, या इसका जो दूसरा टर्म होता है वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। एक ऑब्जर्वेशन ये होती है आपको पता है आप देखे जा रहे हो। एक ऑब्जर्वेशन क्या होती है, आपको एग्जाम में पता होता है कि इन्विजिलेटर आपको देख रहा है, अगर चीटिंग करी तो पकड़ा जाऊंगा। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन ऐसी होती है कि मैं बाजार में गया, मैंने लोगों को बताया नहीं कि मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, या मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड के बाहर जाके खड़ा हो गया एक रैंडमर्स की तरह, तो मैं सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूँ और अपने पास लिखता जा रहा हूँ। तो उनको क्या पता मैं क्या काम कर रहा हूँ। दिस कैन टेक फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग, meters fitted to TV screens to see what channels are being watched, watching, counting how many people enter a shop, auditing, counting of stocks in the shop to see which product sold well। ठीक है। ये इनएक्सपेंसिव होता है, only gives basic figure, do not does not tell the firm why consumer buys them। ये बस आप डेटा को ऑब्जर्वेशन करते हो, कोई कॉज एंड इफेक्ट या डिटेल चीज नहीं बताता। सेकेंडरी रिसर्च यानी डेस्क रिसर्च होती है, जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है, सेकंड हैंड डेटा होता है, या पास्ट में किसी फर्म ने या किसी बंदे ने कुछ टाइम पहले रिसर्च कंडक्ट करी होती है, और वो रिसर्च डॉक्यूमेंट्स आर्टिकल्स पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, या किसी रिसर्च फर्म से आप वो डेटा परचेज कर लेते हो। तो इस टाइप के डेटा या इस टाइप की रिसर्च को हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट रिसर्च, जो डेस्क पे बैठे बैठे कंप्यूटर पे बैठे बैठे आप वो रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो। अब ये कंपनी के अंदर से भी हो सकती है और ये कंपनी के बाहर से भी हो सकती है। इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? सेल्स डिपार्टमेंट से ले ली, प्राइसिंग डेटा ले लिया, कस्टमर रिकॉर्ड्स ले लिए, सेल्स रिपोर्ट ले लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के ओपिनियन, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, फाइनेंस डिपार्टमेंट से कॉस्टिंग का डाटा ले लिया, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट का फीडबैक ले लिया, उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया है, उन्होंने क्या डेटा या क्या रिपोर्ट बनाई है। तो ये कंपनी के अंदर से जितना भी डेटा आता है ना, वो इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। और कंपनी के बाहर से जितना भी अदर स्टेक होल्डर से डेटा आता है उसको हम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, सेंसस होता है, गवर्नमेंट के पास क्राइम रेट्स का डेटा होता है, हेल्थ रिलेटेड डेटा होता है, कितने लोग मंथली बेसिस पे डाई होते हैं, बॉर्न होते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। डेमोग्राफिक्स का सारा डेटा गवर्नमेंट के पास होता है, कि उस कंट्री का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या है। न्यूज़पेपर्स न्यूज़पेपर्स पे कभी रिपोर्ट छपी होती है, कोई आर्टिकल होता है, कोई इवेंट होता है, कोई प्रिडिक्शन होती है, कोई एड होती है, कोई ट्रेंड्स होते हैं, स्टॉक मार्केट की न्यूज़ होती है। तो न्यूज़पेपर भी एज अ सेकेंडरी सोर्स काम करते हैं। ट्रेड एसोसिएशंस, इंडस्ट्री रिलेटेड मैगजीन्स होती हैं, या पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रेड एसोसिएशंस की रिपोर्ट्स होती हैं, वो जो एक्सटर्नली अवेलेबल होती है। मार्केट रिसर्च एजेंसीज, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि पास्ट में किसी फर्म्स ने रिसर्च कैरी आउट की होती ऑन बिहाफ ऑफ अदर कंपनीज, तो आप उनसे डेटा लेते हो या तो परचेज कर लेते हो। इंटरनेट, ये सब मैंने बता दिया। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? नहीं। अब जो भी रिसर्च हम कर रहे हैं, जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया, उसकी एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी डिपेंड्स करती है नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। इस पे डिपेंड करती है नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। फैक्टर्स। उसमें आपका एक सैंपल का साइज होता है, कि सैंपल का साइज, और ये याद रखना सैंपल का साइज जितना बड़ा होता जाएगा ना, उतना ही आपका डाटा एक्यूरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, एक्यूरेसी के चांसेस ये होते हैं कि आपने क्वेश्चंस किस लहजे में या किस फ्रेजेस में पूछा हुआ। अगर आपके क्वेश्चंस हॉस्टाइल हैं, अगर आपके क्वेश्चंस फ्रेंडली हैं, तो ये भी आपके रिसर्च के डेटा को काफी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और आपने रिसर्च का मेथड कौन सा यूज किया है, सेकेंडरी यूज किया है या प्राइमरी यूज किया है? प्राइमरी यूज किया है तो डेटा ज्यादा रेलेवेंट होगा। सेकेंडरी यूज किया होगा तो चांसेस है कि डेटा आउटडेटेड हो, नॉट टू द रेलेवेंट टू द पॉइंट हो। और बायस भी इंक्लूड कर सकता है, कि जो रिसर्च आपने कंक्लूड की उसमें बायस है या नहीं है। बायस जैसे कि किसी की इन्फ्लुएंस से आप अपने बात को मैनिपुलेट कर रहे हो, अपनी बात को चेंज कर रहे हो। अक्सर हो जाता है ना कि बड़ों के सामने तमीज से बात किया करो।
ऐसे बोलते हैं ना माँ बाप, या घर में हर जगह सिखाया जाता है कि बड़ों के सामने तमीज से बात किया करो। वो क्या कर रहे होते हैं, आप में एक बायस डाल रहे होते हैं कि बड़ा आदमी है, थोड़ा तमीज से बात कर लो, इतना सच भी नहीं बोलो कि वो बुरा मान ले या बदतमीजी समझ ले। जब भी आप अपने ओरिजिनलिटी को चेंज करते हो ना किसी फैक्टर की वजह से, उसको हम बायस कहते हैं। मेरे दो स्टूडेंट्स हैं, एक के साथ मेरे रिलेशंस अच्छे हैं, एक के साथ थोड़े हॉस्टाइल हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जिसके साथ अच्छे रिलेशंस है उसको मैं ज्यादा मार्क्स दे रहा हूँ। तो ये क्या होगा, एक टीचर का बायस हो गया, इंटरव्यूअर बायस हो गया, न्यूज़पेपर बायस हो गया। तो हर किसी के साथ बायस लग सकता है। सही है। और एज ऑफ इंफॉर्मेशन कितना पुराना है और कितना ताजा डेटा है। अभी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो प्राइमरी डेटा का होना बहुत जरूरी है, और न्यू टू न्यू डेटा होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर 6 महीने में, 2 महीने में बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। अब आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फ्रॉम मार्केट रिसर्च। जो डेटा हमने कलेक्ट किया होता है, चाहे वो प्राइमरी सोर्स से किया हो, सेकेंडरी से किया हो, क्वेश्चनर से किया हो, ऑब्जर्वेशन से किया हो, किसी भी फॉर्म से हमने डेटा कलेक्ट किया हो, उसको हमें नंबर्स में दिखाना है। यानी जो रिसर्च आप करते हो ना, उसको क्वांटिफाई करते हो, क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं उसको। अब जैसे ये जो टैली टेबल्स लिखा हुआ है, टैली टेबल्स यूज टू रिकॉर्ड डेटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। द टैली टेबल बिलो shows the number and type of vehicles passed by a shop at different times of the day। कि मतलब एक शॉप के आगे 1 से लेके 2 बजे के बीच में कार्स कितनी गुजरती हैं, लॉरी कितनी गुजरती हैं, वैन, बाईसाइकिल और पर्सन्स वॉकिंग बाय। ये तुमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, टैली टेबल बनवाते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, इसकी क्वांटिटी क्या है, 1 2 3 4, और जो 5 है ना वो बीच में लगती है। 5 हो गई, 1 2 3 4 5, यानी ये 10 कार्स हैं, और 15 लॉरीज हैं, 3 वैन है, और 8 बाईसाइकिल्स हैं। ये समझ में आ गया टैली टेबल को रीड कैसे करते हैं। वैसे ये कभी एग्जाम में आया नहीं है, बस तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि बिजनेस में नहीं आया, लेकिन कहीं और काम आ जाएगा कभी तुम इस तरह की चीजें पढ़ो। तो हर टाइम के हिसाब से उन्होंने दिखाया हुआ है। अब देखो, जो एंड वाला टाइम है ना, उस पे देखो, कार ज्यादा है, कार ज्यादा है, और पैदल जो वॉक करते हैं लोग वो ज्यादा है, और जो वैन होती है सबसे कम होती है, और लॉरी सबसे कम होती है। तो हो सकता है ये वो वाला टाइम हो जब ऑफिस से छुट्टी मिलती हो, कोई गाड़ी में निकल रहा है, कोई कोई मतलब पैदल चल रहा है, कोई बाइसाइकिल पे चल रहा है। तो टैली टेबल समझ में आ गया, मतलब ये सिंपल डेटा होता है जो आपको सिंपल दिखाना होता है कंपैरिजन में। चार्ट्स, अब चार्ट्स भी तुम लोगों ने पढ़े होंगे, बार चार्ट्स पढ़े होंगे, पाई चार्ट्स पढ़े होंगे। पाई चार्ट पिज्जा कैसे होता है, वैसे टाइप का होता है। और बार चार्ट्स, जो नीचे वाला सर्कल वाला है ना, वो पाई चार्ट है, और ये बार चार्ट है। अब उसी डेटा को जो टैली में हमने देखा था ना, उसी डेटा को इन्होंने क्या किया हुआ है, बार चार्ट में दिखाया हुआ है। सारे टाइमिंग्स को डिफरेंट कलर में लिखा हुआ है, और कार, लॉरी, वैन, बाईसाइकिल, पर्सन वॉकिंग बाय, इन सब का ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है। सही है। द पाई चार्ट अबव शो आ कंपनीज मार्केट शेयर इन डिफरेंट कंट्रीज। अब वो जो था गाड़ियों का डेटा था। अब पाई चार्ट में आप कंपनी में पार्टनरशिप दिखा सकते हो, 10% इसका है, 20% इसका है, 30% मेरा है। या एक ओ लेवल स्टूडेंट्स यूजुअली कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ता है, मेजोरिटी मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, उनका प्रोपोर्शन डिफरेंट होगा। है ओ लेवल का, लेकिन उसकी क्राइटेरिया अलग अलग होती है। ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ यूजुअली ट्रेंड शो करते हैं। ठीक है। ये टेम्परेचर है, किसका है, टेम्परेचर है। ये और ये एवरेज टेम्परेचर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और फिर मार्च। ये जो जनवरी से लेके मार्च तक का जो टाइम है, इसका टेम्परेचर राइज करता है। तो अप्रैल के बाद थोड़ा कम होता है, फिर वो पेनिट्रेट करते हैं, मतलब स्टेबल होता है, कभी थोड़ा मतलब वो जो माइनस फ्लक्चुएशन होती है वो होती है। ठीक है। और मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स 4 पीस होते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन। प्रोडक्ट क्या होता है, जिस चीज को आप बेच कर पैसे कमाते हो वो आपका प्रोडक्ट। अब चाहे वो आप मैं टीचिंग स्किल दे रहा हूँ, या आप मुझे नोटबुक बेच रहे हो,
वो आपका प्रोडक्ट में आता है। और प्राइस में क्या आता है कि जो जितनी कॉस्ट आपको उस प्रोडक्ट में बनाने में लगी है, वो कॉस्ट और जो आप मार्जिन रख रहे हो, कॉस्ट प्लस मार्जिन, वो आपकी प्राइस होती है। और प्लेस जहां आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हो, रखवाते हो बिकवाने के लिए, सुपरमार्केट में, मॉल्स में, रोड पे, स्टॉल्स पे, कियोस्क पे, तो वो आपकी प्लेस होती है। और ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये आप अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से डिसाइड करते हो। जैसे मैंने और बारान ने सेगमेंटेशन में इसको डिटेल में पढ़ा कि आप अपने प्रोडक्ट, मतलब जैसे अभी, अब जैसे एक रोल्स रॉयस कार या हार्ले डेविडसन, इसको मैं सेगमेंटाइज कर रहा हूँ इनकम पे। जो रिच होगा ना, एक्सट्रीम रिच होगा, वही खरीदेगा। और एक्सट्रीम रिच रहता कहाँ है? फिजिट में। तो मैं वहां कहीं शोरूम खोलूंगा। अगर मुझे ऑल्टो, सुजुकी ऑल्टो सेल करनी है, या ये क्लिफ्टन के में उसके स्पॉट पे शोरूम खोल दूँ, या कहीं सदर में खोल दूंगा, क्योंकि वो कॉमन कार है, हर बंदा उसको अफोर्ड करता है, हर बंदे की वो नीड होती है कार, तो वो वहां से उसको खरीद लेगा। जहां तुम्हारी टारगेट ऑडियंस करीब होगी ना, उतना ही तुम्हारा सेल्स बढ़ेगा, शेयर बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली, दो तलवार पे। क्योंकि वो एक अच्छा स्पॉट है। वो लोकेशन डिसीजन में हम शायद पढ़ चुके हैं कि एग्जैक्टली कि भाई पॉश जगह है, यहाँ पे एमरल्ड है, साइड में ओशियन है, बिल्कुल एक मेन स्पॉट है। तो हर नया बंदा, पुराना बंदा यहाँ से गुजर के देखता है। कितनी पॉलिटिकल रैलीज होती है, तो वो ज्यादा विजिबल है। ठीक है। और प्रमोशन में आपका एडवर्टीजमेंट आती है, अच्छी पैकेजिंग आती है, और उसको डिस्काउंट्स वगैरह सब प्रमोशन में आता है।